नियम यह है कि जब कॉलोनी ही अवैध है तो चुनाव कैसे? तो आज तक ये चुनाव हो रहा था, कैसे हो रहा था, किसकी इसमें संरक्षण था, मिली भगती? ये तो है जैसे रोडों की जगह बिक गई, गार्डनों की जगह बिक गई, है ना। यहाँ कुछ समय पहले तक जो तालाब है बगल में, इसमें अवैध गुमटियाँ चल रही थी। सरकारी जगह, नजूल जगह को बेच दिया गया। सरकारी जगह भी बिकी है यहाँ इन्हीं के संस्था द्वारा। हाँ, संस्था के द्वारा। राजीव चौबे जी आपको कमीशन नहीं दिए होंगे, इसलिए आपने ये इन सब चीज़ों को उठाया। जिस दिन आप उस प्लॉट को बेचे, आप उस संस्था के सदस्य ही नहीं रहे, तो आप अध्यक्ष भी नहीं रह सकते थे। तो आपको सबसे पहले अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना था, आपने वो काम नहीं किया। निगम जो बता रहा है उससे आपसे लगभग 2 करोड़ के आसपास की राशि आज संस्था को देनी है, निगम को। तो जो रहवासी है वो तो क्योंकि अपना दिए हुआ है इनको पैसा, अब वो ये पैसा कौन देगा? क्या हो जब हाथी के सूंड में एक चींटी घुस जाए। आपने एक चीज सुनी होंगी, आजकल एक चर्चा है स्मृति नगर सोसाइटी को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर, यहाँ फर्जीवाड़े को लेकर। जब कोई करोड़ों रुपए कमा लेते हैं तो उनके पीछे कई लोग लग भी जाते हैं और फर्जीवाड़ा होता है, आज नकल भेद खुल जाते हैं। एक ऐसा ही मामला आया है स्मृति नगर गृह निर्माण सोसाइटी को लेकर। यहाँ उसके अध्यक्ष राजीव चौबे हुआ करते थे या अभी होंगे, हालांकि ये शासन अभी तय करेगी, इसका जांच होगा। हमारे साथ वार्ड 2 के पार्षद हैं मुकेश अग्रवाल जी। ये पूरी स्टोरी इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा और ये बताएंगे कि आखिर क्या क्या हुआ था, कितने का फर्जीवाड़ा हुआ। ये 2022-23 में जब पार्षद बने, इनके पास कई लोग कंप्लेन किए, फिर इन्होंने आगे क्या क्या की और आज वो स्मृति नगर सोसाइटी निगम के हैंडओवर में हो गया है। भैया एक बात बताइए, आपको ये सब जानकारी कब मिली है फर्जीवाड़े को लेकर? जब आप पार्षद बने फिर लोगों ने आपसे कंप्लेन किया और फिर आपने कैसे कैसे क्या किया, पूरी शुरू से जो स्टोरी है उसको आप बताइए एक बार। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 2022 में जब मैं पार्षद बन के आया पहली बार, तो हमारा जो क्षेत्र है इसमें एक बहुत बड़ी एक संस्था है स्मृति गृह निर्माण। और शिकायत छोड़ दीजिए, मैंने यहाँ विकास कार्य के लिए जब निगम में मांग की तो निगम हमको एक सिंपल सा जवाब दे देता है, क्योंकि ये कॉलोनी निगम में हैंडओवर नहीं है या इसका विलय नहीं हुआ, इसलिए निगम यहाँ विकास कार्य नहीं कर सकता। इनके विकास कार्य की जिम्मेदारी संस्था की है। परंतु आज आप स्मृति नगर घूम के देख लीजिए, गार्डनों के क्या हाल है आपको पता चल जाएंगे। किसी भी प्रकार की यहाँ जो विकास कार्य जो लोगों को मिलने चाहिए वो यहाँ उनकी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी। तो मैं लगातार इस प्रयास में था, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का चुना हुआ जनप्रतिनिधि था। लोगों को मेरे से आशा थी कि मुकेश कुछ करके देगा। जब भी हम जाते थे उस बात के लिए वहाँ पर, तो वो स्पष्ट यही बोल देते थे। इस बात को लेके मैंने लगातार मुखर होके एक अपनी पूरे 4 साल इसमें लड़ाई लड़ी कि किसी भी प्रकार से स्मृति नगर के निवासियों को नगर निगम के मूलभूत और विकास कार्यों की सौगात मिले। आज अब देखिए 2 तारीख से ये आदेश आया था कि नगर निगम का अधिपति निगम अपने पक्ष में ले रहा है, स्मृति नगर का, सॉरी। आप जाके देखिए स्मृति नगर मार्केट के अंदर सफाई कार्य चालू हो चुके हैं, कई गार्डनों में सफाई कार्य चालू हो चुके हैं। धीरे धीरे अब यहाँ जो मूलभूत सुविधा तो मिलनी चालू हो गई है। मेरा प्रयास है अब लोगों को विकास कार्य भी देने की, मेरा प्रयास है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा विकास कार्य करके सोसाइटी को दे सकूं। लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, पूरा स्टोरी तब बनेगा। मैं एक एक करके सवाल पूछते जाऊंगा, आप उसका संक्षिप्त में जवाब देते जाइएगा ताकि लोग क्लियर हो जाए ये क्या है। स्मृति नगर गृह निर्माण सोसाइटी को कौन बनाया था? स्मृति गृह निर्माण जो संस्था है ये 11/11/80 मतलब सन 80 में ये अस्तित्व में आई थी और यहाँ के कुछ रहवासियों द्वारा एक कमेटी बना के इसका गठन किया गया था। ठीक है। इसके बाद इसका अध्यक्ष जो बनता है जी, मतलब लॉ क्या कहता है, अध्यक्ष कितने बार किसी भी सोसाइटी का बना जा सकता है और कौन बन सकता है? संस्था का जो सदस्य होगा वही व्यक्ति संस्था का चुनाव लड़ सकता है, वही व्यक्ति यहाँ का अध्यक्ष बन सकता है और एक व्यक्ति 3 बार जो नियम है उससे ऊपर अध्यक्ष नहीं रह सकता, नहीं बन सकता है। स्मृति नगर गृह निर्माण सोसाइटी में कितने लोग हैं, मतलब इस संस्था से जुड़े हुए या जो रहवासी हैं कितने लोग होंगे? जो घर जिसके नाम से होता है, जो उस घर का मालिक होता है वो इस संस्था का सदस्य कहलाता है। तो कुल मिला के यहाँ लगभग 1200 से लेकर 1300 लोग सदस्य हैं। तो अध्यक्ष सबसे पहली बार कौन बना? मेरी जो जानकारी है SC मिश्रा जी पर प्रथम अध्यक्ष थे संस्था के। ठीक है। और उसके बाद जो राजीव चौबे जी का जो नाम बार बार उछल रहा है जी, वो कब बने सबसे पहली बार? 2007 में। और अभी कौन है? अभी भी राजीव चौबे जी अध्यक्ष हैं। नहीं तो इतने साल फिर कोई कैसे रह सकता है? तो ये सब तो जांच का विषय है और तकनीकी जो चीज़ें हैं उसकी ये तो
मतलब यही चीज़ें तो हैं। जब हम ये सब चीज़ों को विकास कार्यों से जोड़ के जब इसकी हम कंप्लेन कर रहे थे, और तो इसमें सारी चीज़ें आ रही थी। और आज यही है, इसी कारण ही है कि शायद नगर निगम ने अपने आधिपत्य में लिया कि यहाँ उनको दिखा कि कॉलोनाइजर एक्ट का खुला उल्लंघन हुआ है। जब डेवलपमेंट चार्ज नगर निगम ले रहा है तो ये नगर निगम का कर्तव्य बनता है कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन एक और फैक्ट है कि जब सोसाइटी किसी निगम में हैंडओवर नहीं होती या उसका आधिपत्य उनके पास नहीं रहता, तो उनकी पूरी काम करने की जिम्मेदारी जो होती है संस्था की होती है। कॉलोनाइजर एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कॉलोनी का जब विकास होता है या वो अस्तित्व में आती है, तो उसका 50% कार्य पूरा हो जाए या 5 साल, ये दोनों में से जो भी पहले होता है, उसके बाद कॉलोनी को निगम के पक्ष में आपको हैंडओवर करना होता है। लेकिन ये कॉलोनी आज 45 साल की हो गई, आज तक इस निगम कॉलोनी का जो था आधिपत्य निगम के पास नहीं था। तो जब कॉलोनी को डेवलप किया जाता है तो रेरा के द्वारा ये बताया गया ईडब्ल्यूएस जमीन भी छोड़नी है जी, और बना कर देनी है जी। तो फिर ये जो अभी अखबारों में छप रहा है ईडब्ल्यूएस के जमीन को भी फर्जीवाड़ा करके कुछ इधर उधर कर दिया गया, ये क्या मामला है? नहीं, ईडब्ल्यूएस का फर्जीवाड़ा करके किया गया ये नहीं है। इसमें ये था कि जो सूर्या मॉल बना है, आप देखेंगे उसके बगल में जो है लगभग 3.25 एकड़ 2.85 एकड़ इस संस्था की ईडब्ल्यूएस की जमीन आरक्षित है। ये जमीन इनको निगम के पक्ष में रजिस्ट्री करना था। निगम लगातार इस बात की नोटिस इनको भेज रहा था कि ये हमारे निगम के पक्ष में रजिस्ट्री कराया जाए। अच्छा, ये जो लगभग 17-18 साल वो रह गए अध्यक्ष, तो बीच में उनकी सुनने में आई कि वो घर बेच भी दिए थे, फिर भी अध्यक्ष रहे। ये क्या मामला है? राजीव चौबे जी के द्वारा 2003 में संस्था में एक प्लॉट खरीदा जाता है। वो यहाँ के सदस्य बनते हैं और 2007 में इलेक्शन लड़ते हैं, निर्वाचित होकर यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन संस्था का एक नियम है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि जो सदस्य यहाँ घर खरीदेगा, जो सदस्य बनेगा, वो चुनाव लड़ सकता है, वो अध्यक्ष बन सकता है। सबसे पहला होता है कि आपको सदस्य बनना है। आपने 2003 में सदस्य बना, 2007 का इलेक्शन फाइट किया, आप जीत के आए, आप अध्यक्ष बने। उसी प्लॉट को आपने 2009 में बेच दिया। जिस दिन आप उस प्लॉट को बेचे, आप उस संस्था के सदस्य ही नहीं रहे, तो आप अध्यक्ष भी नहीं रह सकते थे। ठीक, तो आपको सबसे पहले अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना था, आपने वो काम नहीं किया। उसके अलावा संस्था का जो बायलॉज है वो ये बोलता है कि आप 10 साल से पहले किसी भी भूखंड को या घर को अगर बेचने जाते हैं तो उसको आप डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते, संस्था को समर्पण करना है। संस्था आपको जो है उस पर ब्याज के साथ आपका पैसा लौटाएगी। उसका जो एक कुछ रूल है, उसका जो इन्होंने खुद अध्यक्ष पद पे रहते हुए उस प्लॉट का समर्पण नहीं करते हुए किसी को बेच दिया और फिर 2010 में फिर एक प्लॉट खरीद लिया। जबकि ये भी नियम है कि जो एक बार घर बेच देता है वो 10 साल तक संस्था में सदस्य नहीं प्लॉट नहीं ले सकता। अच्छा। तो जब आप 2009 में बेच दिए, संस्था के सदस्य ही नहीं रहे, तब अध्यक्ष कैसे हुए? और आज तक वो चीज़ वैसी ही चल रही है जो सदस्यता क्रमांक इनको मिली थी 2163 2003 में, आज भी वही सदस्यता क्रमांक पे चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ये मेरे ख्याल से अवैधानिक है। जब कॉलोनाइजर लाइसेंस आपका रिन्यूअल नहीं है 2012 में, इसका मतलब कॉलोनी आपकी अवैध है। इसमें सहकारिता विभाग चुनाव कैसे करा रहा था, ये जांच का विषय है। ऐसे तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त के घेरे में हैं। और फिर जो ये 6% का जो मामला है, ये क्या है? स्मृति नगर संस्था में किसी भी प्रकार के भूखंड का या भवनों का क्रय विक्रय होने पर संस्था द्वारा ट्रांसफ़र शुल्क के नाम से 6% की राशि ली जाती थी। जबकि आपने शायद आपको याद भी होगा 2015 से पहले नेहरू नगर को भी दोहरे रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता था। इस बात को कि दोहरी रजिस्ट्री होती है, और नेहरू नगर में भी जब कोई घर लेने जाता था वो निगम को भी देता था पैसा और राज्य शासन को भी देता था। 2015 में एक पिटीशन फाइल होती है, उस बेस पे ये काम बंद होता है और नगर निगम के द्वारा रजिस्ट्री का जो पैसा लिया जाता था दोहरी रजिस्ट्री का, ये बंद हो गया। लेकिन आज तक संस्था इस चीज़ को चला रही है। ये वही बता सकती है कि वो किस आधार पर चला रही थी, उनके पास क्या ऐसा उपविधि में उनके पास या उनके बायोलॉज में ऐसा था, वो वही बता सकते हैं। अच्छा, ये जो इन लोग सुविधा देने के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए जो इन लोग पैसा लेते थे वहाँ पे, राजीव चौबे जी जो अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें कितना पैसा आता होगा महीने का लगभग? ये संस्था द्वारा जो है मेंटेनेंस चार्ज के नाम से पैसा लिया जाता था। जैसा आपने बोला ना, अभी वही मैं बता रहा हूँ आपको। नगर निगम भी यूजर चार्ज के रूप में संपत्ति कर में ऐड करके यहाँ के प्रत्येक घर से पैसा ले रही है और संस्था भी मेंटेनेंस के रूप में यहाँ से पैसा ले रही है। संस्था मेंटेनेंस, कचरा डोर टू डोर उठाना, बाकी जो अन्य व्यवस्थाएं उसमें अपना प्रयास करके काम करती थी। संस्था का तो चलो काम कर रही तो उनका हक बनता है, लेकिन जब नगर निगम यहाँ से डोर टू डोर कलेक्शन नहीं कर रहा या और मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहा है जो यूजर चार्ज के अंतर्गत आती है, तो उसका टैक्स भी नहीं ले सकता था। तो मैं इसका लेटर कई बार लगाया कि सर या तो आप जो जो टैक्स ले रहे हैं उनकी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराइए। तो निगम डेवलपमेंट करने से अभी तक पीछे हट रही थी, अब करेगी, आपका ये कहना है?
अब यहाँ के लोगों को आप देखिएगा विकास कार्य की पूरी सुविधाएं मिलेंगी। निगम अब अपने आधिपत्य में लिया है, अब पूरे विकास कार्य करेगी निगम यहाँ। नल कनेक्शन का क्या मामला है? ये जो नल जलकर वाला जो बिल आता है जी, जी। वो अब जो कितने पैसे अभी बकाए हैं, पहले ये बता दीजिए। निगम जो बता रहा है उस हिसाब से लगभग 2 करोड़ के आसपास की राशि आज संस्था को देनी है निगम को। तो जो रहवासी है वो तो क्योंकि अपना दिए हुआ है इनको पैसा, जी। अब वो ये पैसा कौन देगा? देखिए यही एक चीज़ है, निगम में भी आप जैसे देखेंगे तो हर चीज़ की एक मद होती है, एक उसके हेड है कि इस जलकर का पैसा हमको जलकर में रखना है, डेवलपमेंट का पैसा डेवलपमेंट में रखना है। ठीक है, आपका अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा था तो आपको अब जो पैसा आप लोगों से ले रहे हैं यहाँ के सदस्यों से, उसको एक सेफ जोन में रखना था, एक हेड बना देना था कि इतना पैसा आया, इतना हमने खर्चा किया या इतना निगम में जमा किया। आज निगम बोल रहा है हमको 2 करोड़ रुपये लेना है, संस्था के पास उतना पैसा है नहीं। मतलब आज ये 1250 जो घर है वो कहीं ना कहीं निगम के तो सबसे पहले 2 करोड़ रुपये के लिए कर्जदार हो गए। उसी प्रकार इस्पात कोऑपरेटिव जो है वो बोल रही है हमको 50 करोड़ रुपए संस्था से लेना है, जो मॉल के बगल में जो बंधक भूमि है उसका। तो आज तो लगभग समझ लीजिए कि 52-55 करोड़ की तो यहाँ लोग कर्जदार हैं, और कर्जदार भी ऐसे जो पैसा देने के बाद भी कर्जदार, ये उनके ऊपर और आर्थिक बोझ। तो ये तो गलत है। अच्छा, सोसाइटी में जो गार्डन होना चाहिए बच्चों के लिए या फिर और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो जमीन कहाँ गई, क्या हुआ उसका? अगर आप जो आधिपत्य का आदेश है 15 पेज का उसको पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि जिस जगह में पार्क होना था उस जगह को बेच दिया गया। कौन बेचा था ना, संस्था के अध्यक्षों द्वारा, संचालक मंडल द्वारा ही बेचा गया। तो सबकी सहमति होती है। कितने जमीन थे वो तो बहुत सारे गार्डन है, अभी आप जब डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा निकलेगा। अब हम जहाँ जो खड़े बेचे हैं वो कितना बेचे, कितना लगभग देखिए वो तो घरों की बात है, लगभग 70 से 100 घर, 70 घर का तो इन्होंने 2012 में खुद ये चीज़ का रिवाइज करने के लिए नक्शे में दिया था कि 70 घर जो है हमने स्वीकृत अभिन्यास के बाहर जाके बेच दिया है, इनको रिवाइज किया जाए। 2012 में जब ये गए तो टाउन एंड कंट्री ने इसी बात को खारिज किया कि ये चीज़ नहीं हो सकती। उसको चैलेंज करके इन्होंने आवास एवं पर्यावरण विभाग में लगाया। 2013 में अपर सचिव ने खारिज किया, फिर उस डिसीजन को इन्होंने आगे चैलेंज किया, फिर आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 2013 में प्रमुख सचिव के द्वारा इसमें खारिज किया, और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कॉलोनाइजर के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। आज ये उसी आदेश का पालन करते हुए जब आयुक्त को दिखा कि यहाँ इतनी शिकायतें हैं और यहाँ इतनी अनियमितताएं हैं, उसी को आदेश को देखते हुए और लगातार हमारी इसमें जो प्रयास था कि लोगों को विकास कार्य मिल सके और जो उनको नहीं मिल पा रहा है, आयुक्त साहब के पास भी कई बार कंप्लेन गई, हमारे पास भी लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, लिखित में भी है, मौखिक भी हैं। तो उसी को लेते हुए आज ये आधिपत्य में लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी 2012 के बाद अगर रिन्यूअल नहीं है, मतलब ये कॉलोनी अवैध है। अवैध कॉलोनी में किसके इशारे से यहाँ वोटिंग हो रही थी? सहकारिता चुनाव ही नहीं करा सकता। नियम यह है कि जब कॉलोनी ही अवैध है तो चुनाव कैसे? तो आज तक ये चुनाव हो रहा था, कैसे हो रहा था, किसकी इसमें संरक्षण था, मिली भगती? ये तो क्या इसको बोल सकते हैं यह भिलाई शहर के लिए आर्थिक आतंकवाद का काम किया है? ये तो शुरुआत है, समझ लीजिए। आप जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोडों की जगह बिक गई, गार्डनों की जगह बिक गई, है ना। यहाँ कुछ समय पहले तक जो तालाब है बगल में, इसमें अवैध गुमटियाँ चल रही थी। सरकारी जगह, नजूल जगह को बेच दिया गया, सरकारी जगह भी बिकी है यहाँ इन्हीं के संस्था द्वारा। हाँ, संस्था के द्वारा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है कि यहाँ पर जो है आर्थिक आतंकवाद का राज चलते रहा है आज तक, और ना जाने और क्या क्या इसमें निकलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। इन सब चीज़ों को लेते हुए क्या आप जब पार्षद चुनाव लड़े थे तो क्या वो आपको विरोध किए थे, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मेरा स्पष्ट जो मेरा लक्ष्य था वो था कि स्मृति नगर के लोगों को मैं विकास कार्य दे पाऊँ। इसमें भाई चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, जीतेगा एक ही, हारेंगे बाकी। तो इसमें मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं चुनाव लड़े थे इसलिए ऐसा करना है। भैया तो 2010 में भी चुनाव निर्दलीय लड़े थे, तब भी हारे थे। तो उससे कोई मतलब नहीं चुनाव में क्या हुआ। दीपक जी, आप यहाँ अगर आप पता करेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, अगर और पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड। हाँ, उनसे जाके पूछिएगा, जब वो दोहरे टैक्स के चक्कर में कोई 2000 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, उनके लिए 1-1 रुपये की कीमत होती है रिटायरमेंट के बाद, एक सीनियर सिटीजन होने के बाद। तो यहाँ ये दोहरा टैक्स लिया जा रहा है। तब ये चीज़ मैंने भैया के संज्ञान में लाई थी, तो भैया बोले थे इस पर मैं जांच कराता हूँ, चेक करता हूँ पहले क्या है। अच्छा, अब आगे क्या होगा? मतलब अब निगम हैंड ओवर कर ली तो क्या यहाँ की जो भी व्यवस्था है वो सही हो जाएगा? क्या पानी का व्यवस्था सही हो जाएगा? क्या नाली का व्यवस्था सही होगा? या गार्डन वगैरह जो भी है, या दुकानें जो रोड पर लगती हैं, क्या वो सही हो जाएंगी? देखिए, अब जब निगम यहाँ आधिपत्य ले लिया है अपना, तो डोर टू डोर का काम निगम चालू कर चुका है, साफ सफाई के काम निगम चालू कर चुका है, पानी सप्लाई का काम चालू कर चुका है। और अब जनता को एक लाभ पानी में ये होने वाला है कि आप जो पैसा संस्था में दे के भी कर्जदार हो रहे थे, आप अपना फर्ज पूरा कर रहे थे, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो पैसा दे रहे थे, अब वो आप डायरेक्ट नगर निगम में देंगे।
तो कम से कम आगे की जो स्थिति, आप किसी के कर्जदार नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिलने वाली है और निगम को भी इसमें सीधा जब पैसा जल कर उनके पास आएगा तो निगम की भी आय बढ़ेगी। क्योंकि जब वीडियो डलेगी तो लोग कमेंट करेंगे कि इन पार्षद महोदय को कमीशन नहीं मिला, इसलिए ऐसा इन्होंने किया। इस पर क्या है आपका? किस प्रकार का कमीशन? राजीव चौबे जी आपको कमीशन नहीं दिए होंगे, इसलिए आपने ये इन सब चीज़ों को उठाया। कमीशन वाला तो कोई बात ही नहीं। तो मैंने पहले भी आपको बताया, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, स्मृति नगर की जनता को निगम की मूलभूत और विकास कार्यों की सौगात देना। इसके अलावा इसमें कोई ध्येय नहीं था। और ये किसको देते हैं, किसको करते हैं, उसमें मेरे को नहीं पता किस मामले में देते हैं। मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल। उनसे कल मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि भैया 1200 लोग हमको साइन करके दिए अध्यक्ष बनने के लिए, फिर से यहाँ निगम में न जाए ये सहकारी समिति, इसलिए 1200 लोगों का साइन है हमारे पास। तो क्या आपके पास फिर, अगर उन्होंने वहाँ किया 1200 लोग, तो आपके पास फिर नहीं है जो कंप्लेनर है? ठीक है, तो ये सच्चाई क्या है? ठीक है, संस्था जो है, संस्था को निगम ने अपने आधिपत्य में लिया है। आप अध्यक्ष आज भी हो, कल भी रहोगे। संस्था सिर्फ और सिर्फ जो नगर निगम है, संस्था के विकास कार्यों को टेक ओवर की है। आपकी ये सोसाइटी अभी भंग नहीं हुई है, आप अध्यक्ष आज भी हो, लेकिन जो विकास कार्य यहाँ कराने का, जो जैसे मैंने बताया कि संस्था को कराना था, लिख के दे देते थे, लेकिन प्रिंसिपल अथॉरिटी जो कराने की जिम्मेदार होती थी वो नगर निगम होती थी। अब नगर निगम बोली कि उनको जो भी लगा हो, चाहे संस्था के पास उतना फंड ना हो या वो उतने नहीं कर पा रहे हो, तो संस्था ने उन कार्यों को अपने पक्ष में लिया है। ये आज भी अध्यक्ष हैं, ये अपने कामों को आगे जारी रख सकते हैं। लेकिन मतलब जो भी है, आज जो जमीन के लिए पहले एनओसी लेने के लिए इनके पास जाना पड़ता था, उसके रूप में ट्रांसफ़र फीस के रूप में 6% देना पड़ता था, ये सब बंद हो गया। अब आपको जो भी ज़मीन लेना है, बेचना है, पानी का पैसा जमा करना है, मेंटेनेंस है, जो भी XYZ है, सारा चीज़ नगर निगम से होगा। चलिए, अब तो ये बातें हो गई कि नगर निगम के संज्ञान में आ गया है सारी चीज़ें। आपके अनुसार या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है रेरा के, उसके अनुसार 3 साल पार्षद कोई रह सकता है, 3 बार अध्यक्ष, सॉरी हाँ 3 बार अध्यक्ष रह सकता है। जी। तो अब क्या नगर निगम या फिर रेरा या फिर कोई कलेक्टर महोदय क्या अध्यक्ष पद से हटा देंगे? क्योंकि पैसा बोलता है, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, पैसा बोलता है। क्या अब वो हट पाएंगे अध्यक्ष पद से? नियम तो 3 बार का ही है, ये तो संविधान में है, कानून में है। तो कलेक्टर साहब या कोई भी अधिकारी जब किसी प्रकार की कार्रवाई करता है तो संविधान के अंतर्गत ही करता है। अब ये जांच का विषय है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हो सकता है अभी जब आगे होगा तो उसमें जांच में भी आएगा कि जब 3 बार का था तो चौथी बार कैसे हो गए, जब हमारा कॉलोनाइजर लाइसेंस 2012 में ही निरस्त हो गया था तो चुनाव कैसे हो गए, ये सारी चीज़ अब जाँच में आएंगी। जांच तो तभी होगी जब सरकारी कलमों में स्याही होगा। जब स्याही समाप्त हो जाएगा तो जांचें रुक जाती है और कलम वहीं टेबल पर रखा जाती हैं। अब जो भी होगा, अगर डेवलपमेंट यहाँ पे होती है, नगर निगम विकास करता है, मेंटेनेंस अच्छे तरीके से करता है, तो उस चीज़ को भी दिखाएंगे और इन्हीं पार्षद महोदय से फिर दोबारा सवाल करेंगे। धन्यवाद।